हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आशीष एक्सप्रेस। क्या हाल चाल है आप सबके। तो जैसा कि हम लोगों ने टॉपर सीरीज़ को स्टार्ट किया था और आज हम लोग चैप्टर 10 कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं तो कुछ पार्ट हैं इसके, इतने दूर तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसको जो है 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं चैप्टर 10 को। जैसे कि चैप्टर 10 जो है हमारा, उसको हम लोग पार्ट 3 या 4 या फिर 2 2 3 4 जितने भी पार्ट में होंगे हमारे कंप्लीट चैप्टर, उतने में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपका CCC कोर्स का एक चैप्टर 10 पार्ट है, जैसे कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप लोगों ने पहले का चैप्टर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं इस चैनल पे, तो उसका एक प्लेलिस्ट भी बना है CCC का, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर स्किल। तो किसी काम को करने के लिए आज जो स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, हो सकता है वो स्किल फ्यूचर में आउटडेटेड हो जाए। इसलिए नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां IT प्रोफेशनल खुद को एनरोल कर सकते हैं और IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सीख सकते हैं। फ्यूचर स्किल IT प्रोफेशनल के लिए अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। फ्यूचर स्किल क्या है, एक अपने आप के अपने जो स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसको जो है 19 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 19 फरवरी 2018 को। आगे हम लोग देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसका बारे में जिक्र किया था। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो IoT, ये IoT है जो इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसका इस्तेमाल जो है सेंसर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। कोई भी डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए IoT को यूज़ करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो है, थिंग्स का मतलब क्या है ये देखो, इंटरनेट से कनेक्ट हुई वो सभी चीज़ें जिन्हें हम अपनी लाइफ में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, घर में लगा पंखा और कार। ये सब जो है वो थिंग्स में आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थिंग्स में। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम इंटरनेट से कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। केविन एस्टन ने जो है इसको IoT का जो है आविष्कार किया गया था। इसका इन्वेंटर केविन एस्टन को माना जाता है, क्योंकि 1999 में उन्होंने इसका ये जो शब्द है IoT, उसका यूज़ किया गया था। IoT शब्द का यूज़ 1999 में केविन एस्टन के द्वारा यूज़ किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि IoT काम कैसे करता है। IoT जो है वो काम कैसे करता है, जिस तरह इंटरनेट ने हमें वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से जोड़कर हमारे काम को करने और एक दूसरे से बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है, उसी तरह से ही IoT का पर्पस एक टाइम में कई डिवाइस और कई डिवाइस को इंटरनेट से जोड़कर इस कनेक्टिविटी को दूसरे लेवल तक ले जाना है, जिसमें हम ह्यूमन से मशीन, मतलब कि ह्यूमन और मशीन के बीच में बातचीत और मशीन से मशीन में आपस में कन्वर्सेशन, मतलब कि बातचीत कर सकते हैं। ये काम करता है IoT के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो हम लोग सबसे पहले एडवांटेज के बारे में जानेंगे। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदे के बारे में। तो ईजी एक्सेस, IoT को एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। IoT की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आवश्यक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्ट डिवाइस की सुविधा होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रकार की जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा एडवांटेज हो गया ईजी एक्सेस का। और भी एडवांटेज हैं, जैसे कि ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? IoT ऑटोमेशन को काफ़ी बढ़ावा देता है। ऑटोमेशन का मतलब यह होता है कि जिन कामों को करने के लिए इंसानों की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं जिसमें इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको ऑटोमेशन बोला जाता है। IoT के डिवाइस ऑटोमेटिकली अपने आप ही किसी काम को पूरा करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग मॉनिटर। IoT का उपयोग करके हम किसी भी तरह की चीज़ों को आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि हवा की मात्रा मॉनिटर करना, मतलब हवा कितनी तेज़ चल रही है उसको देखना, जांचना, तापमान को मॉनिटर करना, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना और अपने प्रोडक्ट की निगरानी करना। ये सब हमारा मॉनिटर के अंदर आता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को हम अपनी उस चीज़ को उसके बारे में पता कर सकें, जैसे कि हवा कितनी तेज़ चल रही है, हमारा टेम्परेचर कितना हाई है, कितना लो है, एयर क्वालिटी को हम नाप सकते हैं। स्पीड, IoT डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करने की गति काफ़ी तेज़ होती है। ये डिवाइसेस बहुत तेज़ गति से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी हैं IoT के। क्या है वो देखो। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। IoT का सबसे बड़ा नुकसान यही है, इसमें सिक्योरिटी का अभाव देखने को मिलता है, यानी यूज़र का डेटा पूरी तरह से सिक्योर नहीं होता है IoT में। IoT के ज़्यादातर डिवाइसेस इंटरनेट के साथ जुड़े होते हैं, जिसके कारण इन डिवाइस को हैकर के द्वारा हैक किया जा सकता है। इंटरनेट से बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े रहते हैं, जिसके कारण से हैकर इसको हैक भी कर सकते हैं, जिसके कारण हैकर यूज़र
कि डेटा को आसानी से चुरा सकता है, इतनी भी आसानी से नहीं चुरा सकता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, IoT में एक टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना, उनको डेवलप करना और उन टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसके डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, आजकल ज़्यादातर कार्यों को IoT से चलने वाली मशीनें द्वारा पूरा किया जाता है, जिसके कारण लेबर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे बेरोज़गारी बढ़ती है। ये कुछ थे डिसएडवांटेज IoT के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। इंटरनेट पर प्रत्येक यूजर डेटा क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, GPS सिस्टम का यूज़ करते हैं ट्रैवल करते समय, और इन सभी डेटा के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, बिग डेटा कलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स में इन सभी डेटा को एनालाइज किया जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स में जितने भी डेटा हैं उसको एनालाइज किया जाता है, जिससे कि कोई पैटर्न या कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। कंपनीज अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, हम अभी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, रील्स देखते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो भी हम रील्स देखते हैं, जैसा रील्स हम लोग देखते हैं वैसा ही हमारे फीड में वो ऐसा ही रील हमें इंस्टाग्राम सजेस्ट करता है। तो ये जो है हमारा डेटा वो एनालिसिस करते रहता है कि इस आदमी को कैसा कंटेंट पसंद है, कैसा चीज़ ये देखता है वैसा ही इसको मैं दूंगा, ताकि वो मेरे प्लेटफॉर्म पे रुका रहे और उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान लगाए, उससे मेरा ज़्यादा रेवेन्यू हो उस कंपनी का। इसलिए बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ। ठीक है, उसके बाद बिग डेटा एनालिटिक्स कई सेक्टर में अप्लाई किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, एजुकेशन में, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में भी, सोशल मीडिया में। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग मान लो फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं कि मुझे ये एक फ़ोन है या फिर कोई जूता है, वो मुझे पसंद आया, तो बाद में कोई अदर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक हम ओपन करते हैं तो उसका ऐड, वही जूते का ऐड मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी देखने को मिलता है। ये सारे जो हैं बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद बिग डेटा के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा, सेमी स्ट्रक्चर डाटा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डाटा के बारे में हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर डाटा को संग्रहित करना और एक्सेस करना बहुत ही सिंपल होता है। यह डाटा समान फॉर्मेट, प्रारूप, फॉर्मेट का हिंदी प्रारूप में होता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल बिजनेस फील्ड में अधिकतर किया जाता है। स्ट्रक्चर डेटा जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया, इंस्टाग्राम का जो एग्जांपल था। इसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इनमें किसी भी तरह का कोई निश्चित फॉर्मेट या स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसी कारण से इसको प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें विशेष रूप से अधिक डेटा का कलेक्शन होता है। इसमें सभी प्रकार के फाइलें जैसे टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सारे मौजूद होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, इसका निर्माण दोनों तरह के डाटा से मिलकर होता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों डाटा मिक्स होता है। कौन कौन, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, दोनों डाटा इसमें देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा। इसमें मात्रा दोनों प्रकार के डेटा सेट्स मौजूद होते हैं, उदाहरण वेब एप्लीकेशन। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि बिग डेटा के जो है बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या हैं। इसकी मदद से कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा इंस्टाग्राम का जो एग्जांपल लिया था, उसमें जो रील हमें पसंद आती है वैसे ही रील हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक हमें देता है, ताकि उसको हम ज़्यादा कंज्यूम कर सके और बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑर्गेनाइजेशन की फ़ायदा हो। ठीक है, उसके बाद इसकी मदद से कंपनियों में एरर जैसी प्रॉब्लम को शीघ्रता से पता किया जा सकता है। उसके बाद है हमारा बिग डेटा का यूज़ से आप लोगों की पसंद नापसंद का मालूम कर सकते हैं। जैसे कि देखा अभी यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का जो या फिर फेसबुक का जो एग्जांपल लिया कि जो क्या मुझे पसंद है क्या मुझे पसंद नहीं है, इसका मालूम कर सकते हैं। और साथ ही कस्टमर के सर्विस में भी सुधार होता है। जैसे कि अभी पता चल जाएगा इंस्टाग्राम को कि मैं ज़्यादा रील देखता हूँ, जो ज़्यादा रील देखता हूँ वही मुझे दे रहा है, उससे पता चलता है इंस्टाग्राम को उसके कस्टमर जो यूज़र हैं उसके डेटा के बारे में, और उसको सुधार करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मुझे इंस्टाग्राम के रील में मुझे भक्ति गाना या फिर भक्ति वीडियोस देखने को पसंद है, जैसे प्रेमानंद महाराज के, तो वो मुझे देता है। और अगर वो मुझे पसंद और वो वीडियो की जगह पे मुझे कोई और दूसरा रील दे देता है, जैसे कि मुझे कोई फैशन से रिलेटेड वीडियो देता है, तो मैं उस चीज़ को नहीं देखता हूँ, इसलिए वो सुधार भी करता है। इसके इस्तेमाल से आपकी योग्यता बढ़ती है। बिग डेटा का यूज़ से टाइम की बचत होती है। ठीक है, ये बेनिफिट थे कुछ। अब डिसएडवांटेज ऑफ बिग डेटा के जो नुकसान है उससे भी क्या होता है, इसको देखो। बिग डेटा को स्टोर करने के लिए अत्यधिक खर्चे का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि इस डेटा जो है उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारे पैसे के खर्चा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद इसका जो है गलत यूज़ कर सकते हैं, मतलब बिग डेटा का यूज़ जो है गलत कामों में भी किया जा सकता है। बिग डेटा का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है सामाजिक संतुष्ट को बढ़ाने में मदद करता है। बिग डेटा का एनालिसिस करना यूज़र की गोपनीयता के नियम की उपेक्षा करता है। बिग डेटा ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर के रूप में होता है, जिस वजह से इसको एनालिसिस करना मुश्किल होता है। ये कुछ डिसएडवांटेज थे बिग डेटा के। अब आगे हम लोग देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर, ये सब। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की हेल्प से फाइल को रिमोट डेटाबेस
में स्टोर किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट का यूज़ करके इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कॉस्ट को कम करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो गूगल ड्राइव या फिर गूगल फ़ोटोज़ का। जैसे कि देखोगे इसमें गूगल ड्राइव है, तो इसमें आपको कुछ स्टोर करने के लिए आपको दिया जाता है स्टोरेज। जैसे कि मान लो ड्राइव या फिर गूगल फ़ोटोज़ में आप 15 GB तक फ्री में डेटा को स्टोर कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा स्टोर करने के लिए आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह की चीज़ों को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, जिसको हम रिमोट के थ्रू से मतलब कि ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे कि मान लो कि आपका जो डेटा 15 GB है गूगल ड्राइव वाला, वो तो आपका फ़ोन में स्टोर नहीं होता है 15 GB का डेटा। अगर आप गूगल ड्राइव में कोई भी फाइल अपलोड कर देते हैं तो वो कहाँ पे चला जाता है, गूगल के सर्वर में चला जाता है। वो 15 GB आपके स्टोरेज में नहीं रहता है, तो इसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे कि देखो यह कॉस्ट या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परचेज़ करने के कॉस्ट को कम करता है। जैसे कि हम कोई हार्डवेयर चीज़ या सॉफ्टवेयर चीज़ खरीदते हैं, और जैसे कि मान लो हार्डवेयर, अब कोई भी डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हार्डवेयर लगाते हैं। जैसे कि मान लो मेरा स्टोरेज मोबाइल का 128 GB है, 128 GB हमारा फुल हो जाने के बाद हम इसमें एक्सटर्नली मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करके अपना डेटा को बढ़ा सकते हैं। डेटा मतलब साइज़ को बढ़ा सकते हैं। इसमें 16 GB का अगर हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो 16 GB एक्स्ट्रा और अपने मोबाइल में हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को। वैसे ही सॉफ्टवेयर कोई, जैसे कि हमारा का गूगल फ़ोटोज़ हो गया, अगर 15 GB आपका स्टोरेज फुल हो जाता है तो उसको पैसे दे के आप 1 TB तक आप इस पे डेटा अपलोड कर सकते हो। इसके बाद स्पीड की बात करते हैं। इसमें रिसोर्सेज़ को मिनटों में एक्सेस किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी गूगल फ़ोटोज़ को देखोगे तो तुरंत एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू से। स्केलेबिलिटी की बात करें तो हम बिज़नेस रिक्वायरमेंट के अनुसार रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट को घटा या बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी, जैसे कि क्लाउड सेलर हमारे डाटा सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाली पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजी और कंट्रोल का एक व्यापक सेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के सोर्सेस हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है गूगल, क्योंकि गूगल बहुत ही अच्छा काम करता है। इस कारण से उस पर ट्रस्ट भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये है, इसमें कुछ सिक्योरिटी रीजन भी रहता है कि अगर आप थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर में अपना डेटा रखते हो तो वो चोरी भी हो सकता है। तो उसके बाद हमारा आता है रिलायबिलिटी। डेटा बैकअप और रिकवरी की कंटिन्यूटी के लिए कम एक्सपेंसिव और बहुत फास्ट है। जैसे कि मान लो गूगल फ़ोटोज़ में हम लोगों ने 15 GB अगर डेटा अपलोड कर दिया है तो उसको हम डेटा बैकअप या फिर रिकवरी के थ्रू से अपने फ़ोन में उसको वापस ला सकते हैं। तो ये कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज थे। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड कितने टाइप के होते हैं देखो, एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड जैसे कि होता है हमारा, इसका यूज़ कोई भी कर सकता है। पब्लिक क्लाउड में कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी डेटा है। अगर मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक वेबसाइट का। वेबसाइट में जैसे कि हम मुझे कोई पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ जो होता है किसी वेबसाइट में अपलोड रहता है, तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो वो हमारा एक टाइप में जो है पब्लिक क्लाउड में आ सकता है। फिर अब प्राइवेट क्लाउड, यह किसी एक कंपनी, पर्सन या पर्सनल यूज़ के लिए होता है। प्राइवेट क्लाउड जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव या फिर गूगल फ़ोटोज़, जैसे कि कोई कंपनी है वो अपना एक प्राइवेट सर्वर बनाता है। जैसे कि मैंने काम किया था डोमिनोज़ में, तो वहाँ पे एक प्राइवेट सर्वर था एक ऑफ़िस का। तो जो भी काम होता था उस सर्वर में सारा का सारा स्टोर किया जाता था। पर्सन में हमारा जैसे कि गूगल ड्राइव या पर्सनल यूज़ के लिए गूगल फ़ोटोज़, ये सारे प्राइवेट क्लाउड होते हैं। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड जो है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है, या पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड से मिलकर बना होता है। इस क्लाउड में पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों की विशेषताएं होती है। जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से दो पार्ट बांट दिए जाते हैं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दो पार्ट में बांट देते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला पार्ट जो है वो पब्लिक है, इसमें कोई भी चीज़ जो है स्टोर किया जा सकता है। जैसे मान लो लाइब्रेरी, एग्जाम्पल के लिए एक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पे कोई भी बुक रहता है तो कोई भी पढ़ सकता है। वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल मान लो कि यही लाइब्रेरी में आपको एक सीट अलॉट किया जाता है और एक लॉकर अलॉट किया जाता है, क्योंकि और उस लॉकर का चाबी बस आपके पास होता है। तो वो लॉकर को आप ही एक्सेस कर सकते हो, आपके पास चाबी है तो। इसी तरह से आप इस हाइब्रिड क्लाउड को समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की बात करते हैं। तो IaaS, इसका जो पूरा नाम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये होता है इसका फुल फॉर्म। यह एक ऐसा सर्विस मॉडल है जिसमें कस्टमर को क्लाउड वातावरण में हार्डवेयर, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। IaaS में अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें हार्डवेयर, नेटवर्किंग और स्टोरेज सर्विस की जो है उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद है हमारा PaaS, इसका पूरा नाम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यह एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें से वो आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बना सके, मैनेज कर सके तथा डिलीवर कर सके। जैसे कि इसका एग्जांपल में जैसे कि मैं बात करूं,
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आप मान लो फेसबुक, फेसबुक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने फ्रेंड फैमिली से साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं पब्लिकली या फिर प्राइवेटली। ठीक है, तो वो एक क्या करता है कि एप्लीकेशन को बना सकता है। ये एप्लीकेशन बनाया है फेसबुक, उसको एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और उसमें कुछ भी अपडेट आता है तो वो डिलीवर कर सकता है। उसके बाद SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यह एक यह एक स्पेशल कंप्यूटिंग सर्विस जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर एप्लीकेशन और सेवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर जितने भी एप्लीकेशन है या फिर कोई सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए SaaS का यूज़ किया जाता है। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद हमारा आता है वी आर क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का अर्थ है हमारे कंप्यूटर के माध्यम से ऐसी चीज़ें का अनुभव कराना जो एक्चुअली में मौजूद नहीं है। जैसे कि VR, आप कोई भी मूवी देख लो, साइंस फिक्शन मूवी मार्वल के, DC के, तो उसमें जो आयरन मैन है, आयरन मैन उड़ता है, तो क्या वो सच में उड़ता है रियल लाइफ में? नहीं, वो बस बनाया जाता है। वो एक तरह से आप VR का एक एग्जाम्पल समझ सकते हो। वैसे ही एक डिवाइस होता है VR का, वर्चुअल रियलिटी का, ऐसे करके उसको आप अपनी आँख में लगा सकते हो। अभी आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि बहुत सारे मेला लगता है ना, वहाँ पे एक ऐसा VR आपकी आंखों में पहना दिया जाता है और आपको जंगलों की तरह एक VR एकदम रियलिटी के जैसा लगेगा कि मैं जंगल में घूम रहा हूँ। इसी को कहते हैं VR। ठीक है, यह उस दुनिया में ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने और उसके माध्यम से उसे नेविगेट करने की एलिजिबिलिटी का एहसास कराता है। वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग अक्सर 3D इन्वायरमेंट, हाई विजुअल मल्टीमीडिया आदि से संबंधित एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी आपके कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई दुनिया में होने का एहसास कराती है। जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर से एक दुनिया बना दिया जाता है, मतलब कि एक ऐसा जगह क्रिएट कर दिया जाता है कि आप उस जगह पे घूम सकते हो। VR आजकल बहुत फेमस है, आपको इतने में ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद यूज़ ऑफ वर्चुअल रियलिटी, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? वर्चुअल रियलिटी जो है वो वीडियो गेम में यूज़ होता है, क्योंकि वीडियो गेम में जो दृश्य होता है वो बिल्कुल वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। पबजी गेम, एग्जांपल पबजी, फ्री फायर, ये जो है इसमें क्या होता है, एकदम पूरा रियल लगता है कि ये जो मैं खेल रहा हूँ, जैसा खेल रहा हूँ वैसा ही। अगर आपको VR का डिवाइस आपके आँखों में लगा दिया जाए और जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका मल्टीप्लेयर गेम है, उसमें जो आपका कैरेक्टर है उसको आप जॉयस्टिक की मदद से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, गोली मार सकते हो, जो पबजी गेम में गोली मारना होता है वो चीज़ आप उसमें कर सकते हो। वैसे अगर आपके आँखों में या फिर आपके फेस पे VR का डिवाइस लगा दिया जाता है तो आप जिधर जाओगे उसको वैसे ही कंट्रोल करेगा। आप जो खड़े हो उस गेम में, वैसे वैसे जैसे जैसे आप अपने रियल लाइफ में करोगे वैसे वैसे आपके गेम में भी होगा। तो उसका वीडियो गेम में बहुत सारा यूज़ होता है। शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी का अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र विभिन्न विषयों पर अधिक संवेदनशील और उपयोगी अनुभव प्राप्त कर सके। मनोरंजन के भी, जैसे कि आप VR जो है वो अपने 3D मूवीज़ को आप देखने में या फिर TV शोज़ को देखने में भी बहुत यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मेडिकल वाले क्षेत्र में भी VR का यूज़ होता है। जैसे कि मान लो कोई हार्ट है, हार्ट का शेप है और उस चीज़ को आप 3D में देखना चाहते हो तो आप VR का यूज़ कर सकते हो उस समय में। जैसे कि ट्रेनिंग के समय में भी बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती है। उसके बाद है हमारा वर्चुअल रियलिटी की कुछ विशेषताएँ। तो इसमें विशेषताएँ की बात करते हैं तो इसमें कुछ विशेषताएँ हैं। इमर्जन क्या होता है आप इसमें पढ़ लेना। उसके बाद इंटरेक्टिव क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी यूज़र को विश्व के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। यूज़र वर्चुअल वर्ल्ड में वस्तुओं को पकड़, देख, सुन और अन्य क्रियाएँ भी कर सकता है। जैसे कि मैंने अभी पबजी का एग्जांपल लिया था कि आप इसमें रियल लाइफ में आप कैसे गेम खेलते हो वो उम, उसमें सेम टू सेम वैसा ही लगेगा। उसके बाद एक्सप्लोरेबल, जैसे कि आप मान लो पोचिंकी में आप उतरे और वहाँ से आप गटका जाना है, गटका मैप में, पबजी के मैप में दिया रहता है, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से वहाँ जाने को एक्सप्लोर करना कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से उसमें आप देख सकते हो VR में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, VR तक हम लोग रखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि AI क्या है। अभी हम लोगों ने VR के बारे में पढ़ा, अब अगले पार्ट में हम लोग AI के बारे में पढ़ेंगे कि AI कहाँ से आया था और कैसे कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।